गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्लिक शर्मा जीएस सेंटर पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अब आप अपने सभी कमजोर विषयों को इस प्लेटफॉर्म पर आकर और भी बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। हमारा आज का विषय है जलवायु। जलवायु यह किसी बड़े इलाके का औसत मौसम होता है जो कि एक लंबे समय तक बना रहता है। आप औसत मौसम से पहचानिए कि एक लंबे समय तक मौसम में लगातार उतार चढ़ाव होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। जैसे सर्दियाँ पड़ रही हैं तो सर्दियाँ कभी थोड़ी ज़्यादा कभी कम, कभी और ज़्यादा कभी और ज़्यादा कभी उससे भी कम। इन सबको मिलाकर जो एक औसत निकाला जाता है उसी को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु का जो समय होता है वो 2 से 3 महीने या 4 महीने तक बना रहता है। इसके बाद आपका आता है मौसम। अगर मौसम की बात करें तो ये किसी खास स्थान पर किसी खास समय में जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। जैसे सपोज करो कि आज आप सुबह जगे, आपने देखा कि काफ़ी ठीक ठाक धूप थी, लेकिन 12 बजे के करीब, दोपहर में 12 बजे के करीब आपने देखा कि अचानक से बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। गर्मी का मौसम था लेकिन 12 बजे के करीब अचानक से बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। तो आप देखेंगे कि मौसम बहुत ही सुहावना हो गया। आप कहोगे बड़ा अच्छा मौसम हो गया। सुबह बड़ी तेज़ धूप थी लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है इस समय पर। तो यही इसमें कहा गया है कि किसी विशेष स्थान पर किसी खास समय में जो वायुमंडल की स्थिति में परिवर्तन होता है उसी को मौसम कहा जाता है। अगला एक वर्ड है मानसून। मानसून, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मौसम शब्द से हुई है। मौसम यह एक अरबी शब्द है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख गया है, मैं इसको सही लिख कर दिखा देता हूँ तुम्हें। ये है मौसम। इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। जो अरब वाले लोग हमारे यहाँ पर आए थे सन 712 में, जो पहला आक्रमण हुआ था राजा दाहिर पर, तो वहाँ से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। जैसे मौसम है, खजूर है, ये सभी शब्द। अब बात करेंगे मानसून की। तो मानसून हमेशा ही पूरी तरह से हवा के बहाव पर निर्भर होता है। जब हवा अपनी दिशा बदलती है तो मानसून आते या जाते हैं। जैसे सपोज करो कि हवा चल रही है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ, तो हमारा भारत कहाँ पर आता है? भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में। जैसे ये वाली स्थिति, हमारा भारत यहाँ पर कहीं होता है। तो अगर हवाएं चलेंगी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ तो इसका मतलब क्या है कि मानसून आएगा। और अगर हवाएं चलना शुरू हो जाएं कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ तो इसका मतलब क्या है कि मानसून वापस होगा। ये कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं इनको मैं तुमको आगे चलकर बताऊंगा। मानसून जो है ये उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में पाया जाता है। 5 डिग्री जैसे कि ये है हमारा इक्वेटर, इसको बोलेंगे 0 डिग्री। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर सपोज कर लो कि ये रहा 5 डिग्री। और हमारी जो एक कर्क रेखा है वो कहाँ पर होती है? 23.5 डिग्री पर। और अगर 23.5 डिग्री है तो 30 डिग्री फिर कहाँ पर होगा? इससे थोड़ा सा ऊपर। ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें जो है मानसून बनता है। ऐसे ही नीचे अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा 5 डिग्री आप ये ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया ये वाला, ये मान लो ये 5 डिग्री है। और नीचे क्या है? मकर रेखा। तो दक्षिणी गोलार्ध में मान लो ये रहा आपका 30 डिग्री। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ये जो क्षेत्र है
5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का, यहाँ पर भी क्या होता है, मानसून उपलब्ध रहता है। अब आपने देखा कि कर्क रेखा जो कि 30.5 डिग्री है, उससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर लिया हमने तो 30 डिग्री हुआ, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री उससे थोड़ा सा ऊपर लिया तो 5 डिग्री हुआ। इसके बीच में जो हमारा भारत है वो स्थित है। ये जो क्षेत्र है वो वाला हमारा भारत अगर स्थित है तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जैसी होगी मानसूनी जलवायु। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वर्षण। वर्षण वर्षा का पृथ्वी पर भिन्न भिन्न रूपों में गिरना वर्षण कहलाता है। वर्षा का पृथ्वी पर भिन्न भिन्न रूपों में गिरना वर्षण कहलाता है। जैसे फुहार तो उसको बोलेंगे छोटी बूंदें, वर्षा उसको बोलेंगे बड़ी बूंदें, हिमपात और ओलापात, बर्फ, हल्की बर्फ का गिरना और ज़्यादा बर्फ का गिरना, ये सभी क्या कहलाते हैं, हिमपात और ओलापात कहलाते हैं। जलवायु नियंत्रण कारक। जलवायु नियंत्रण कारक इनकी संख्या 6 होती है। पहली संख्या अक्षांश। अब आप देखेंगे अक्षांश क्या होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक सेकेंड। देखिए जैसे ये है ग्लोब। इस ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। यहाँ पर मैंने इसको जूम किया और ये कलर ले लिया। देखो ये जितनी भी जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये जितनी भी लेटी हुई रेखाएं हैं इनको बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश में जो सबसे बीच में है वो है आपका 0 डिग्री, और जो आपका इससे ऊपर है वो है उत्तरी गोलार्ध, और इस 0 डिग्री से नीचे जो है वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री को इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर आपने देखा कि ये है आपकी कर्क रेखा जो है आपकी 23.5 डिग्री, ये है आपकी मकर रेखा जो भी है 23.5 डिग्री। बस फर्क इतना है कि कर्क रेखा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है और मकर रेखा जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ये आपकी सभी क्या हैं, अक्षांशी रेखाएं हैं। धीमे धीमे अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अक्षांशी रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती हुई जा रही है। एटलीस्ट ये पोल पर आप देखेंगे कि ध्रुवों पर पहुंचने पर ये एक बिंदु का रूप ले लेती है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु के बराबर होती हैं, अर्थात उन्हें रेखाएं नहीं कहा जा सकता। इसके बाद अगर आप देखें तो ये हैं कुछ खड़ी रेखाएं। जैसे अगर खड़ी रेखाओं की बात करें तो ये हैं कुछ खड़ी रेखाएं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पर बराबर ही होती हैं। चलिए आगे चलते हैं इससे। जलवायु नियंत्रण कारक में हम पहला कारक पढ़ रहे थे अक्षांश। अक्षांश में इसने कहा है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 90 अंश पर होती हैं, परंतु ध्रुवों की ओर ये किरणें तिरछी अर्थात 90 अंश से कम पर होती हैं। अतः ध्रुवों पर अतिरिक्त सर्दी व भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्मी होती है। ध्यान देना, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 90 अंश पर होती हैं, परंतु ध्रुवों पर ये किरणें तिरछी अर्थात 90 अंश से कम होती हैं। अब इसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर से इसको जूम करते हैं। देखिए जैसे ये मान लो ये मेरा सूर्य है और ये है जो कि पृथ्वी घूम रही है। ये मत सोचना कि सूर्य छोटा है पृथ्वी बड़ी है, नहीं, ये थोड़ा सा केवल दिखाने के लिए है। इससे सूर्य की जो किरणें हैं
वो इस पृथ्वी पर इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। इस पृथ्वी के इक्वेटर पर क्या होती हैं, ये किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं इसी तरीके से। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बाद बाकी जो किरणें हैं वो सब कहाँ तक जाएंगी, देखो ये किरणें जो हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, पोल तक जा रही हैं। अब आप देखोगे कि सूर्य की जो किरणें होती हैं उन किरणों में दो तरह का नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। अब अगर इसमें पार्टिकल नेचर देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री पर अगर आप देख रहे हैं तो इस जगह पर ये किरणें जो हैं वो सीधी लंबवत पड़ती हैं, और सीधी लंबवत पड़ने की वजह से यहाँ पर 12 महीने गर्मी रहती है। और आप समझ सकते हैं कि अगर 12 महीने सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण भी कहाँ पर होगा, इसी जगह पर होगा। सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण अगर यहाँ पर होगा तो सबसे ज़्यादा बादल कहाँ बनेंगे, इसी जगह के ऊपर बनेंगे। और अगर सबसे ज़्यादा बादल इसी जगह के ऊपर बनेंगे तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ पर होगी, इसी जगह पर होगी। और अगर सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहाँ पर होगी तो फिर आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ भी आपको इसी जगह पर पाई जाएंगी। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो ये जो एंगल है वो एंगल हमारा कम होता जा रहा है। जो यहाँ बिल्कुल लंबवत है, यहाँ बिल्कुल सीधा है, लेकिन अगर आप यहाँ गए तो आपने देखा कि ये जो एंगल है वो धीमे धीमे करके तिरछा होता चला गया, यानी 90 अंश से कम होता चला गया। अगर ये एंगल 90 अंश से कम हो रहा है तो ये जो सूर्य की किरणें हैं वो इससे सीधे सीधे न टकराकर लंबी दूरी तय करने का काम करेंगी। और जब सूर्य की किरणें लंबी दूरी तय करेंगी तो डेफिनेटली जो गर्मी है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो फोटोन हैं वो टकराना कम कर देंगे। आप जैसे ध्रुवों पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी निकल रही हैं, ध्रुवों पर टकराने की कोई स्थिति ही नहीं है। इस वजह से यहाँ ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और इस भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। दूसरा है समुद्र से दूरी। जलवायु नियंत्रण कारक में दूसरा क्या है, समुद्र से दूरी। थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी पर जो क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं खींची गई ये वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, केवल और केवल इनको हमने अपने अध्ययन के लिए बना रखा है, जो कि आपको पेपर फॉर्मेट पर ही मिलेंगी। पृथ्वी पर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। खैर, दूसरा आप देखेंगे समुद्र से दूरी। अत्यधिक गर्मी में दिन के समय वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जिससे तापमान अधिक नहीं बढ़ पाता है। अब इसको आप समझें कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वायु समुद्र से स्थल की ओर क्यों चलती है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आप। मैं इसको फिर से जूम करता हूँ क्योंकि टोटल समझाने वाला ही टॉपिक है। जैसे ये मान लो कि ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा समुद्र है, और यहाँ से सूर्य की किरणें जो हैं वो लगातार पड़ रही हैं। ये सूर्य की किरणें आप देखेंगे यहाँ पर भी पड़ेंगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये हमारा जो है वाटर ड्रॉपलेट्स हैं कुछ, ये मैंने वाटर ड्रॉपलेट्स बना दिए आपके। अब मैं आपको बताने जा रहा था कि जो दिन में हवा चलती है वो समुद्र से कहाँ चलती है, किस तरफ चलती है। दिन में जो हवा चलती है वो किस तरफ चलती है, समुद्र से स्थल की ओर। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब सूर्य की किरणें स्थल पर पड़ती हैं तो स्थल जो है बहुत जल्दी गर्म होना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि दिन के समय में रेत बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन अगर जैसे ही आधा घंटे के लिए रेत को एक साइड कर दिया जाए धूप से तो वही तुरंत ही ठंडा हो जाता है। लेकिन जो समुद्र का पानी है
वो इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। अब इतनी जल्दी अगर गर्म नहीं होगा तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हवा जो है वो गर्म किस तरफ होगी। सबसे ज़्यादा हवा गर्म होगी स्थल की तरफ, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर भी पड़ रही हैं, यहाँ पर भी पड़ रही हैं, लेकिन स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा और जो जल वाला भाग है वो देर से गर्म होगा। तो जब स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ से जो हवा है वो हल्की होकर और ऊपर उठना शुरू कर देगी। अब हवा हल्की क्यों होगी? क्योंकि जैसे ही सूर्य की किरणें स्थल पर पड़ेंगी और जल पर पड़ेंगी तो धीमे धीमे स्थल पहले गर्म होगा और जो जल वाला भाग है वो देर से गर्म होगा। जब स्थल पहले गर्म होगा तो यहाँ से जितनी भी हवा है उसमें से जो है नमी खत्म हो जाएगी, और नमी खत्म हो जाएगी तो ये हवा जो है यहाँ से ऊपर उठना शुरू कर देगी। जब ये हवा ऊपर उठना शुरू कर देगी तो ये मैं आपको टॉपिक थोड़ा आगे बताऊंगा कि जो वायु चलती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। अब आप देखेंगे कि जो समुद्र वाला भाग था, इस समुद्र वाले भाग से और इस स्थल वाले भाग में यहाँ पर इस जगह पर जो है जो बोल सकते हैं कि वायुदाब उच्च होगा और यहाँ पर जो है वायुदाब जो है वो निम्न होगा। तो हवा डेफिनेटली कहाँ से कहाँ चलेगी? सीधी सी बात है कि जो फिर तो हवा चलेगी वो आपकी इस तरफ से इस तरफ चलेगी, और इस तरफ हवा चलने के कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये कहाँ की स्थिति है? जो जगह समुद्र के किनारे होती हैं, जगह समुद्र के नज़दीक होती हैं, वहाँ पर ऐसा होता है। अब आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें कहा गया है समुद्र से दूरी, अत्यधिक गर्मी के दिन के समय वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है जिससे तापमान नहीं बढ़ पाता। अब जहाँ पर समुद्र आसपास कहीं होता ही नहीं, 100 200 500 किलोमीटर तक नहीं होता, तो वहाँ पर तो समुद्र से कोई फर्क नहीं पड़ना है। वहाँ पर तो जो तापमान है वो जैसे बढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा। लेकिन जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे आपका केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पर क्या है कि इनके नज़दीक समुद्र रहता है। तो जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो स्थल से हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, लेकिन समुद्र से जो कि उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है वहाँ से तुरंत हवा क्या होता है, इस तरफ आना शुरू कर देती है। ऊंचाई, धरातल पर स्थित वायु ऊंचाई की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है। प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है घट जाता है, और यह प्रक्रिया सामान्य ह्रास दर कहलाती है। देखो, सूर्य से जब फोटोन निकलता है तो वो सीधा के पृथ्वी से टकराता है। जब पृथ्वी से टकराएगा तो डेफिनेटली जो धरातल है वो गर्म होगा, लेकिन धरातल से ऊपर वाला जो भाग होगा वहाँ पर फोटोन तो नहीं टकराएगा, और नहीं टकराएगा तो वहाँ पर जो है जो वायु है वो कम गर्म होगी उसके तुलना में। लेकिन जो नीचे वाली वायु है वो गर्म होकर नमी खत्म करेगी, और नमी खत्म करने के बाद में फिर से ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी वायुमंडल में जाने के लिए, तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इस क्रिया को क्या कहेंगे, सामान्य ह्रास दर कहेंगे। जलवायु नियंत्रण कारक में अगला है आपका वायुदाब तथा पवन तंत्र। वायुदाब तथा पवन तंत्र, यहाँ पर देखिए पहला है वायुदाब। गर्मी के दिनों में धरातल पर वायु हल्की होती है। डेफिनेटली सीधी सी बात है कि अगर गर्मियाँ ज़्यादा होंगी तो धरातल पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, हवा में से जो नमी होगी वो बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वायु जो है वो हल्की हो जाएगी और वायु धरातल से ऊपर उठ जाएगी। तो स्थल वाले भाग को क्या कहेंगे, निम्न वायुदाब क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, निम्न वायुदाब क्षेत्र कहेंगे। जबकि सर्दियों में क्या होगा कि सर्दियों में वायु में अत्यधिक नमी होगी, और अत्यधिक नमी होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी भारी होंगे और पास पास होंगे,
और ये वायु कैसी होती है, धरातल पर ही रहती है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र कहते हैं। अगला है पवन तंत्र। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वायु हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप इसको चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए। यहाँ पर लिखना है क्षैतिज, जो क्षेत्र लिखा हुआ है ये क्षेत्र नहीं है, ये आपका लिखा हुआ है क्षैतिज। क्या लिखा हुआ है, क्षैतिज। वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन, जबकि ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। अगर कोई वायु ऊर्ध्वाधर चल रही है, नीचे से ऊपर की ओर चल रही है, तो उसको बोलेंगे वायुधारा। और यदि वायु क्षैतिज दिशा में चल रही है, यानी जमीन पर ही बह रही है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से बह रही है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको पवन बोलेंगे। अगली है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं यह दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक तो गर्म महासागरीय धाराएं और दूसरी होगी आपकी उत्तरी महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराओं में अगर बात करें तो इसका उदाहरण है गर्म महासागरीय धाराओं का उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। और अगर ठंडी महासागरीय धारा का उदाहरण लें तो उसका नाम है लेब्राडोर की ठंडी धारा। अब इनका रोल क्या है, अब ये चीज़ समझिए थोड़ी सी। इनका रोल ये है कि सपोज करो कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, और सर्दी पड़ने की वजह से वहाँ पर वो स्थिति बन चुकी है कि वहाँ पर जो सबसे जम सकता है, इतनी स्थिति बन चुकी है। लेकिन अगर गर्म महासागरीय धाराएं, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जैसी जो धाराएं हैं, अगर वही धाराएं वहाँ पर निकलती हैं तो क्या होगा, उस क्षेत्र के पानी को जहाँ पर ये जलधारा, महासागरीय धारा निकलती है, उसको क्या करेगी, जमने से रोक देगी। और वहाँ का जो वातावरण है वो भी कैसा हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा। ऐसे ही ठंडी महासागरीय धाराएं, जिसमें क्या है, लेब्राडोर की ठंडी धारा। लेब्राडोर की ठंडी धारा अगर देखेंगे तो अगर कहीं का मौसम जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब ये धारा वहाँ से निकलेगी तो वहाँ के वातावरण को थोड़ा सा ठंडा करेगी और लोगों को राहत पहुँचाएगी। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलती हैं और वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्म महासागरीय धाराएं हैं तो क्या करेंगी, किसी भी तट को या पानी को जमने से रोकेंगी और वहाँ के वातावरण को भी थोड़ा सा रिलैक्स प्रदान करेंगी। ठंडी महासागरीय धारा हुई तो क्या करेंगी, अगर गर्म वातावरण है तो उसको थोड़ा सा खुशनुमा कर देंगी, ठंडा कर देंगी और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा राहत पहुँचाएंगी। अब बात